हेलो स्टूडेंट्स, आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद है अच्छी ही चल रही होगी। तो आज हम लेके आए हैं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जो तैयार की गई प्रश्न बैंक है कक्षा 12 के लिए। उसको हम विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे। शुरुआत करेंगे हम आज इस प्रश्न बैंक की। तो ये जो प्रश्न बैंक है भौतिक विज्ञान की, ये राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा जारी की गई है। तो इसमें सबसे पहले हमें अनुक्रमणिका दी गई है, जिसमें विभिन्न जो पाठ हैं उनके अंक भार यहाँ पे दिए हुए हैं। अंत में हमें कुछ स्मरणीय तथ्य भी दिए हुए हैं, नमूना प्रश्न पत्र भी दिए हैं और महत्वपूर्ण ग्राफ भी दिए हैं। तो सबसे पहला पाठ है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसका अंक भार 4 है। इसमें हमसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आधे आधे नंबर के हैं वो 2 पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान वाला प्रश्न नहीं है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न नहीं है और लघुत्तरात्मक प्रश्न नहीं है। एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 3 अंक का होगा। तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। आगे इसमें महत्वपूर्ण कुछ नियम, सूत्र और सिद्धांत दिए गए हैं। तो काफ़ी आप एक तरह से रिवीजन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सभी जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं इस पाठ में काम आने वाले, वो सारे के सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण एक एक लाइन के फैक्ट्स भी दिए हुए हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। पहला प्रश्न है हमारे पास कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। देखिए बच्चों, एक कूलाम आवेश है तो यहाँ हम जो हमारे पास Q दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 1 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन का आवेश हम जानते हैं कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो हमसे ये पूछा है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से हम जानते हैं Q = होता है Ne। तो यहाँ हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या n पूछी है, तो n = होगा Q/E। Q यहाँ पे कितना है, 1 कूलाम आवेश है, अपॉन में इलेक्ट्रॉन का चार्ज आवेश कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। तो जब इसको सोल्व करेंगे 1/1.6 × 10⁻19, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलाम जो है वो आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है। 1 कूलाम आवेश लेने के लिए हमें 10⁻18 की कोटि के इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, 6.25 × 10⁻18। तो इस फैक्ट को आप याद भी कर सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको सीधा ही आप याद भी कर सकते हैं। नहीं याद अगर होता है तो इस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। वैसे मेरी राय है कि ये नंबर आपको याद होना चाहिए। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 समान आवेश हैं, प्रत्येक +Q चार्ज है उस पर, एक ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हुए हैं। एक हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, उसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों ही जो शीर्ष हैं इसको मैं नाम दे देता हूँ ABC, और तीनों ही सिरों पे जो आवेश है वो Q यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी कैपिटल Q और यहाँ पे भी कैपिटल Q। तो अब हमसे पूछा है कि ये जो आवेश दिए गए हैं प्रत्येक आवेश पर कार्यरत बल कितना होगा। तो सबसे पहले हम इस B पॉइंट पे देखते हैं कि इस पे कितना बल कार्यरत करेगा। इस B पॉइंट पे जो चार्ज है उस पर A के कारण और जो C पर चार्ज है उन दोनों के कारण क्या लगेगा, बल लगेगा। क्योंकि सभी क्या है, समान आवेश हैं, तो इनमें क्या लगेगा, आपस में प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो B पर एक जो इस चार्ज के कारण बल लगेगा वो लगेगा इस तरफ, उसको मैं FC बोल देता हूँ। एक जो चार्ज लगेगा वो लगेगा A की तरफ से, इसकी सीध में, इसकी दिशा में। यहाँ इसको मैं क्या बोल देता हूँ, FA बोल देता हूँ। अब देखें चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। अब अपन यहाँ गौर करें तो चूंकि सभी जो भुजाएं हैं वो कितनी हैं, A हैं, और सभी आवेश क्या हैं, वो भी क्या है, सेम है Q। तो जो इस एक दूसरे पर जो बल लगता है वो उसका परिमाण क्या होगा, चाहे FA हो, चाहे FB हो, चाहे FC हो, सभी के कारण जो बल लग रहा है एक दूसरे पे उसका परिमाण सेम होगा। कितना होगा, KQ², क्योंकि Q1 × क्या, सभी Q हैं, अपॉन में दूरी कितनी है, A, सभी आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, A, तो A का स्क्वायर। ये कूलाम के नियम से हमें पता है। अब चूंकि FC और FA दोनों सेम हैं, उसको मैं F ही मान लेता हूँ, परिमाण सभी का F ही होगा।
तो अब ये दोनों जो बल हैं वो 60 डिग्री पे कोण पे हैं। हम जानते हैं कि अगर इनका परिणामी हमें निकालना होता है, अगर कोई सदिश है P और Q, उनका अगर परिणामी हमें निकालना होता है F नेट, तो वो हमारे पास कितना होगा कि पहले तो एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ ए इंटू एफ बी कोस थीटा। तो यहाँ पे देखें आप कि हमारे पास थीटा कितना होगा। थीटा यहाँ पे है 60 डिग्री, तो एफ नेट हमारे पास कितना आ जाएगा, एफ ए की जगह मैं एफ स्क्वायर लिखूंगा प्लस एफ बी, यानी कि एफ ए और सी हैं यहाँ पे, सॉरी ए और सी हैं, तो वो भी सभी का परिमाण क्या है, एफ है जो इसके इक्वल है, प्लस ये भी क्या हो जाएगा एफ इंटू कोस 60 डिग्री। तो इसको अगर अपन आगे सोल्व करते हैं तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना हो गया, 2f स्क्वायर हो गया, प्लस अच्छा एक यहाँ पे 2 का फैक्टर और आता है, सॉरी यहाँ 2 का फैक्टर और आता है, ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे भी आ जाएगा 2f स्क्वायर, और कोस 60 डिग्री है, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास अंडर रूट 2f स्क्वायर, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ बचेगा प्लस f स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3f स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 3f। और f का वैल्यू कितना है, ये हम कह चुके हैं कि सभी बलों का जो परिमाण है वो समान होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू एफ का मान हो गया KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ हो जाएगा D, क्योंकि इस पे जितना बल लगेगा उतना ही इस पे परिमाण ही तो देखना है। खैर दिशाएं अलग अलग होगी, इसके परिणामी की दिशा इधर होगी, इसकी इधर होगी, इसकी इधर होगी, बट परिमाण हमें पूछा है तो परिमाण सभी का क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि सारी जो दूरियां हैं वो सेम है और सारे आवेश सेम है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा D अंडर रूट 3 KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो इसमें हमारा ऑप्शन सेकंड में हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कि किसी पिंड को ऋणावेशित किया जा सकता है। ऋण आवेशित कब करते हैं हम, ऋणावेशित कब होता है, जब कोई वस्तु कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। तो अधिक इलेक्ट्रॉन देने से, नहीं देने से तो धनावेशित होता है, कुछ प्रोटॉन देने से नहीं, अच्छा इलेक्ट्रॉन देने से, कुछ इलेक्ट्रॉन हटाने से, हटाओगे तो क्या आएगा धनावेश आएगा, और दोगे तो क्या आएगा ऋणावेश आएगा। तो अधिक इलेक्ट्रॉन देने से, जैसे कोई वस्तु है तो उसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका A। न्यूट्रॉन हटाने से, न्यूट्रॉन से तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि न्यूट्रॉन पे आवेश होता ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A अधिक इलेक्ट्रॉन देने से। अगर किसी वस्तु को आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, वो वस्तु ग्रहण कर रही है इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, ऋणावेश उत्पन्न होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की, दो प्रत्येक 1 कूलाम आवेशों को 1 किलोमीटर की दूरी पर रखने। यहाँ पे Q1 इक्वल टू Q2 हमें कितना दिया हुआ है, 1 कूलम दिया हुआ है, और जो डिस्टेंस है, दूरी है R, वो हमें 1 किलोमीटर दी गई है, यानी कि 1 × 10⁻³ मीटर, या फिर 1000 मीटर हम कह सकते हैं 1 किलोमीटर में। तो उनके मध्य लगने वाला बल हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कूलाम के नियम से क्या होगा, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। K की वैल्यू होती है हमारे पास 9 × 10⁹, Q1 और Q2 दोनों 1 × 1 हो गए, अपॉन में R कितना है 1000, तो 1000 का स्क्वायर। तो यहाँ आप देखें कितना आ जाएगा, 9 × 10⁹ ऊपर, और नीचे आ जाएगा 10⁶ हो जाएगा भाई, 10⁻³ का स्क्वायर 10⁶, तो हमारे पास क्या बचेगा 9 × 10⁻³ हमारे पास आंसर आ जाएगा, और ये होगा न्यूटन में। तो 9 × 10⁻³ न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि जिन वाहनों में ज्वलनशील पदार्थ भरा रहता है उनसे प्राय धातु की जंजीर लटकाई जाती है। इसका कारण क्या है, उनकी गति को नियंत्रित करना नहीं, वाहन का गुरुत्व केंद्र पृथ्वी तल के निकट रखने के लिए नहीं, वाहन की बॉडी को भू संयोजित करने के लिए, कि अगर ज्वलनशील पदार्थ है, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज वहाँ आ जाए तो वहाँ आग नहीं लगे चार्ज की वजह से, इसलिए उस चार्ज को क्या करते हैं हम भू संपर्कित कर देते हैं, ताकि सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। अगर बॉडी धनावेशित हो जाती है तो पृथ्वी की सतह से इलेक्ट्रॉन आएंगे
और इस धनावेश को निरस्त कर देंगे। अगर बॉडी ऋणावेशित हो जाती है तो इस बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन है वो पृथ्वी को जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी कितने भी इलेक्ट्रॉन दे सकती है और कितने भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। इसकी धारिता, पृथ्वी की धारिता अनंत मानते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान यानी कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये तो ठीक है, मान तो हमारे पास आ गया। देखिए 8.85 यहाँ भी है, 8.85 यहाँ भी है। अब यहाँ रह गया मात्रक की बात, कि मात्रक क्या होता है। देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर सेकंड, ये तो नहीं होता, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा सी। इसका मात्रक आप निकाल भी सकते हैं, इस F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले से एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/4 F Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से मात्रक क्या हो जाएगा, Q1 Q2 कूलम है तो कूलम स्क्वायर, अपॉन में 4 पाई का तो मात्रक होता नहीं है, F का मात्रक होता है न्यूटन, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, कि दो समान गोले जिन पर +Q और -Q आवेश हैं। देखिए दो गोले हैं हमारे पास, एक पर चार्ज है +Q, दूसरे पर चार्ज है -Q। दोनों कुछ दूरी पर रखे हुए हैं और उनके बीच F बल कार्य कर रहा है। दोनों के बीच कितना बल कार्य कर रहा है, F बल कार्य कर रहा है। तो यानी कि F इक्वल टू हो जाएगा के Q और Q दोनों सेम है तो KQ स्क्वायर, परिमाण की बात कर रहा हूँ मैं केवल, तो Q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में R स्क्वायर हो जाएगा, ये F है। अगर दोनों बलों के बीचों बीच एक बल +Q आवेश का गोला रखा जाए तो उस पर कार्य करने वाले बल का मान व दिशा क्या होगी। देखिए अब हमने इनके बीच में क्या रख दिया है, एक +Q चार्ज का गोला और रख दिया एकदम बीचों बीच, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी R/2 और इनके बीच की दूरी भी R/2। अब देखें यहाँ पे प्लस चार्ज है, बीच में भी प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्ज है। तो हमें पूछा ये वाला जो चार्ज है इस पर बल कितना लगेगा। तो पहले दिशा देख लेते हैं। प्लस वाले चार्ज जो है, ये चार्ज इस प्लस वाले चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इसके कारण बल इस दिशा में लगेगा माइनस वाले की तरफ। ये प्लस वाला चार्ज इस प्लस वाले चार्ज को प्रतिकर्षित करेगा, तो उसके कारण भी क्या लगेगा, इस दिशा में बल लगेगा, यानी कि -Q आवेश की तरफ परिणामी बल लगेगा। तो यहाँ देख ले कोई दिशा नहीं, +Q आवेश की तरफ नहीं, -Q आवेश की तरफ, बिल्कुल -Q आवेश की तरफ होगा। तो अगर हमने पूरा क्वेश्चन नहीं भी किया है तो केवल ये दिशा देख के हम इसको राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन इसका ऑप्शन सी सही होगा। अब इसको पूरा भी कर लेते हैं। देखें अब चूंकि दोनों के बीच की दूरी समान है, R/2, चार्ज भी क्या है, Q है सभी, तो बलों का परिमाण तो क्या होगा, समान ही होगा। लेकिन अब की बार ये जो फॉर्मूला था F का, इसमें R की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, R/2 रखना पड़ेगा। तो नया जो बल आएगा किन्हीं दो आवेशों के बीच में वो आएगा KQ स्क्वायर अपॉन R/2 का स्क्वायर। तो 2 को ऊपर जाके 4 हो जाएगा। तो हमारे पास F डैश जो आएगा वो 4 गुना आएगा F का। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक आवेश के कारण परिमाण है, या तो इस माइनस के कारण मान लो चाहे इस प्लस के कारण मान लो, लेकिन जो दोनों का परिणामी होगा वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों ही किस दिशा में लग रहे हैं, समान दिशा में लग रहे हैं। इसलिए परिणामी जो होगा वो होगा इसका दुगुना 4F इस वाले के कारण प्लस 4F दूसरे के कारण, तो कितना हो जाएगा 8F हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8, कि यदि दो आवेशों के मध्य वायु के स्थान पर K परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला अधिकतम आकर्षण बल। देखें भाई, आकर्षण बल जो है दो आवेशों के मध्य, उसको हम लिखते हैं, अगर परावैद्युत हो तो हम क्या लिखते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R और Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन R क्या होता है, परावैद्युतांक होता है, इसको K भी लिख सकते हैं। तो जो F डैश होता है वो क्या होता है, अगर वायु रखी हुई है तो F0 होगा, लेकिन उसके बट्टा में क्या आ जाता है, एप्सिलॉन R आ जाता है, या फिर या तो एप्सिलॉन R लिखो या फिर हम लिख सकते हैं F0/K। तो यानी कि ये क्या होता है, K गुना यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। भाई बट्टा में आ रहा है K, इसका मतलब K गुना क्या हो गया, कम हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा A। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 9 की ओर, कि एक धातु के गोले को
गोला है ए उसको धनावेश दिया जाता है, जबकि दूसरे अन्य समान धातु के गोले को उतना ही ऋणावेश दिया जाता है। देखिए दो गोले थे, एक को तो क्या दिया हुआ है धनावेश दिया हुआ है, दूसरे को क्या दिया हुआ है ऋणावेश दिया हुआ है। दोनों के द्रव्यमान समान थे, दोनों के द्रव्यमान क्या है समान थे पहले जब इस पे आवेश नहीं था। अब धनावेश दिया जाता है, मतलब कि इसमें से क्या निकाले गए हैं इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाले गए हैं, और इलेक्ट्रॉन का कुछ द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। तो यानी कि धनावेश वाले गोले जो कि ए है उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, उसका द्रव्यमान तो हो जाएगा कम, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं। दूसरा ऋणावेश वाला जो गोला है बी, अन्य गोला है बी, उस पर क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं ग्रहण किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी ग्रहण किया है उसने। तो यहाँ जो बी का द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सॉरी ए नहीं होगा, उतने ही नहीं रहेंगे, ये गलत है। ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा नहीं, ए का द्रव्यमान तो क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। बी का द्रव्यमान घट जाएगा नहीं, तो बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ये हमारे पास डी करेक्ट ऑप्शन होगा। ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डी, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, कि दो इलेक्ट्रॉन, अब की बार इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं Q1 = Q2 = E हैं, एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रम की दूरी पर हैं। R कितना है 1 एंगस्ट्रम है, और 1 एंगस्ट्रम किसके इक्वल होता है 1 × 10⁻10 मीटर के। तो इनके बीच कूलाम बल इसने पूछा है। कूलाम बल हम जानते हैं F = K Q1 Q2/r² होता है। तो जब K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, Q1 और Q2 दोनों ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1.6 × 10⁻19 दोनों का चार्ज होगा, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो r², r कितना है 10⁻10 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले 9 × 1.6 × 1.6 इंटू यहाँ कितनी हो जाएगी 10 की पावर, देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 10 की पावर 9, और ये -38 यहाँ लिखता हूँ मैं। तो ये तो न्यूमेरिकल संख्या होगी, और पावर का जो खेल है वो ये होगा कि इनके इंटू में 10 की पावर एक तो 9 है, -38 है, और ये जो पावर है 10 की पावर -20 होगी, और ऊपर चली जाएगी तो +20 होगी। तो हमारे पास आ जाएगा 9 × 1.6 × 1.6 × 10 की पावर -9। तो जब इसको हल करेंगे तब हमारे पास आएगा 23 × 10⁻9, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.3 × 10⁻8। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए 2.3 × 10⁻8 न्यूटन। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11, कि जब किसी उदासीन धातु की प्लेट से, पहले धातु प्लेट उदासीन थी, उससे 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, यानी कि n कितना है हमारे पास 10 की पावर 19। तो इस पर विद्युत आवेश कितना होगा, हम जानते हैं Q = होता है Ne, आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत से Q = होता है Ne। तो यहाँ हमें विद्युत आवेश का मान निकालना है। N कितना है 10 की पावर 19 है, इंटू E इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19, तो प्लस का 19 माइनस का 19 हो गया कैंसिल, कितना बचा 1.6 कूलाम। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं तो ये किस में आएगा प्लस में आएगा, तो माइनस नहीं होगा, प्लस का 1.6 कूलाम इसका आंसर होगा। तो आंसर हो गया इसका बी 1.6 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कि वायु में रखे हुए, देखें वायु में रखे दो आवेश एक दूसरे को 10 की पावर -4 न्यूटन से प्रतिकर्षित करते हैं। F हमें दिया हुआ है 10 की पावर -4 न्यूटन। दोनों आवेशों के मध्य तेल भर दिया जाए। अब तेल भर दिया है, परावैद्युत पदार्थ भर दिया है, तो बल कितना हो गया, इतना हो गया। ये तो था F0 निर्वात की उपस्थिति में या वायु की उपस्थिति में थे, और ये Fm हो गया माध्यम की उपस्थिति में। तो तेल का परावैद्युतांक कितना होगा, देखिए परावैद्युतांक को हम εr लिखते हैं या फिर K लिखते हैं। वो क्या होता है कि निर्वात या वायु में बल, तो निर्वात में बल बट्टा में माध्यम में बल। तो यहाँ पे देखें निर्वात में बल कितना था F0 था, माध्यम में बल Fm था। दोनों का मान रखेंगे, ऊपर आएगा 10 की पावर -4, नीचे आएगा 2.5 × 10 की पावर -5। जब इसको हम सोल्व करेंगे 10 की पावर 5 ऊपर जाएगा, तो 10 की पावर -4 × 10 की पावर +5 बट्टा 2.5, तो ऊपर रह जाएगा -4, तो 10 रह जाएगा, 10 बट्टा 2.5,
यानी कि हमारे पास आ जाएगा कितना 4.0। तो परावैद्युतांक हो गया 4.0। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है, एक कांच की छड़ है हमारे पास, उसको जब हम सिल्क से रगड़ते हैं, सिल्क यानी कि रेशम से रगड़ते हैं, तो आपकी बुक में दिया हुआ है कि कांच की छड़ पर कैसा आवेश आ जाता है, धनावेश आ जाता है, और रेशम पर कैसा आवेश आता है, माइनस। तो जब धनावेश कब आता है, जब कांच की छड़ क्या करते, इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है, यानी कि जो है वो सिल्क को इलेक्ट्रॉन दे देती है। तो कांच की छड़ सिल्क को इलेक्ट्रॉन दे देती है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इसको देखते हैं हम कि दो समान त्रिज्याओं के दो गोलाकार चालक हैं बी और सी। देखें, दो चालक हैं अपने पास, एक है बी एक है सी। यह है बी यह है सी। दोनों पर आवेश की मात्रा समान है। तो बी पर आवेश है क्यू, सी पर भी मैंने क्या मान लिया, क्यू आवेश मान लिया, तथा उन्हें एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखने पर उनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल कितना है, एफ है। अब अगर इन दोनों के बीच की दूरी आर मान लिया जाए तो इनके बीच लगने वाला बल क्या हो गया कि दोनों पे समान है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये कितना है, एफ है। उतनी ही त्रिज्या वाले एक अन्य अनावेशित चालक, अब एक चालक, ध्यान रखेंगे चालक बोले, अब एक अनावेशित चालक को पहले बी से संपर्क कराते हैं। तो जैसे ही चालकों में संपर्क होता है तो क्या होता है, आवेशों का पुनर्विन्यास होता है। इस पे पहले आवेश 0 था, तो अब दोनों पे इस पे विन्यास हो जाएगा। तो 0 प्लस क्यू, दोनों पे ही इन दोनों के कुल योग का आधा आधा चार्ज, यानी कि 0 प्लस क्यू कितना हो गया, क्यू बट्टा में 2। तो अब इस पर भी क्यू बट्टा 2 चार्ज आ जाएगा, और बी पर भी कितना आ जाएगा, क्यू बट्टा 2 चार्ज आ जाएगा। अब ये कह रहा है तो नई स्थिति में बी पर कितना चार्ज आ गया, क्यू बट्टा 2। मैं नई स्थिति को यहाँ पे बना रहा हूँ कि अब जो बी है उस पर कितना चार्ज आ गया, क्यू बट्टा 2। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये जो तीसरा जो गोला था जिसपे अब क्यू बट्टा चार्ज है, इसको सी से भी संपर्क करवाना है। पहले बी से करवाए, अब सी से संपर्क करवाना है। देखें, सी के पास पहले से कितना चार्ज है, क्यू। अब अगर मैं इसको इससे संपर्क कराऊंगा तो इसके पास कितना चार्ज है, क्यू बट्टा 2। तो दोनों पे क्या होगा, एक तो क्यू प्लस एक पे क्यू बट्टा 2, तो दोनों पे क्या हो जाएगा, इसका आधा आधा चार्ज आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब हल करते हैं 1 + 1 अपॉन 2 अपॉन में 2, तो ऊपर आ जाएगा 3 बट्टा 2 क्यू बट्टा में 2, यानी कि 3 बट्टा 4 क्यू। तो इस बार ये जो सी है, नई स्थिति में सी पर क्या चार्ज आ जाएगा, 3 बट्टा 4 क्यू। तो अब देखें आवेश का मान किस प्रकार बदल गया, ये हो गया क्यू बट्टा 2, ये हो गया 3 बट्टा 4 क्यू। दूरी दोनों के बीच में अब सेम ही रखनी है। तो बी और सी के बीच लगने वाला बल अब कितना होगा, चूंकि क्यू बदल गया तो अब एफ डैश इसको मैं लिखता हूँ, ये हो जाएगा के। Q1 कितना है, क्यू बट्टा 2। Q2 कितना है, 3 बट्टा 4 क्यू, और बट्टा में क्या है, दूरी तो सेम ही है, आर स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास एफ डैश कितना आ जाएगा, देखें 3 ऊपर 3 नीचे 4 दूनी 8, तो 3 बट्टे 8। बाकी फॉर्मूला सेम है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि एफ डैश हमारे पास आ गया 3/8 एफ। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, आवेशों का पुनर्वितरण चालकों में किस प्रकार होता है, वैसा ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 3/8 एफ। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाए, कोई वस्तु है उसको अगर अपन पृथ्वी से जोड़ते हैं और वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, अगर ये जो पृथ्वी है उससे वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, तो इसका तात्पर्य है कि वस्तु अनावेशित रहती है, धनावेशित हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, कुचालक है। देखिए कुचालक में तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अब चूंकि वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, पहली बात तो अगर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कब होता है वस्तु की ओर, जब वस्तु क्या होती है, धनावेशित होती है, तब वस्तु की ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। तो या तो यहाँ कहना चाहिए कि वस्तु क्या हो रही थी, अब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अगर होता है तो अब ये पहले धनावेशित थी, अब ये क्या होनी चाहिए, कुल मिला के जब इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा तब ये क्या हो रही है, ऋणावेशित हो रही है ना, जो इसके प्लस आवेश को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, और अंततः वस्तु क्या हो जाएगी, निरावेशित हो जाएगी। तो इसमें क्या आ जाएगा कि वस्तु ऋणावेशित हो रही है। देखिए ऐसा लिखना चाहिए कि वस्तु ऋणावेशित हो रही है, अंततः तो वो क्या हो जाती है, निरावेशित ही हो जाती है। तो इस प्रश्न को थोड़ा पूछने का तरीका थोड़ा मुझे सही नहीं लगा है, फिर भी ठीक है, जैसा इसने पूछा उसके अनुसार तो क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16
कि धातु का परावैद्युतांक है, तो धातु जो होती है उसका परावैद्युतांक होता है अनंत। कितना होता है? अनंत होता है, आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से गलत कथन चुनना है। कूलाम का नियम उस विद्युत बल को सही परिभाषित करता है जो परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को उसके नाभिक से बांधता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं, नाभिक में तो कौन सा होता है? कूलाम बल नहीं होता, नाभिकीय बल होता है। परमाणुओं को परस्पर बांधकर अणु बनाता है, नहीं। और अणुओं व परमाणुओं को परस्पर बांधकर ठोस बनाता है, नहीं। तो कूलाम बल किसको परिभाषित कर सकते हैं हम? परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को उसके नाभिक से बांधकर रखता है। यहाँ पे हम कूलाम बल का नियम हम लगा सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास ए। चलते हैं नेक्स्ट। विद्युत आवेश की एक समान गति से, देखें अगर आवेश स्थिर है, स्थिर आवेश है तो कैसा क्षेत्र उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर आवेश एक समान गति से गति कर रहा है, अगर एक समान गति कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है एंड चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। और अगर आवेश त्वरित है तो क्या उत्पन्न होते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न होते हैं, जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही क्या होते हैं? समय के साथ परिवर्ती होते हैं। तो यहाँ पे हमें एक समान गति के लिए पूछा है, तो केवल विद्युत क्षेत्र नहीं, केवल चुंबकीय क्षेत्र नहीं, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। 19 क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? देखिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मात्रक है, विद्युत क्षेत्र को हम E = F/Q0 लिखते हैं, जहां लिमिट Q0 क्या होती है? टेंड्स टू 0 होती है। तो F का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन। Q0 का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। ये करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की ओर कि एक R त्रिज्या के ठोस गोले पर, अभी ठोस गोले की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चालक गोला नहीं दिया है, केवल ठोस गोला दिया है, यानी कि हम उसको क्या मानेंगे? कुचालक मानेंगे। एक समान रूप से आवेश वितरित है। विद्युत क्षेत्र E जो गोले के अंदर तथा गोले की त्रिज्या R में संबंध, हमें पूछा है कि जो गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा E in उसमें और जो गोले की त्रिज्या R है उसमें क्या संबंध होगा, ये सवाल क्या हमसे पूछा है। देखें ठोस जो गोला है उस पर चार्ज जो होता है वो पूरे आयतन में वितरित होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे, तो अब हमें क्या करना है? अगर हमें इस गोले के अंदर निकालना है विद्युत क्षेत्र, देखें ये एक गोला है, इस संपूर्ण गोले में क्या होगा? Q आवेश वितरित होगा पूरे आयतन में। अगर हमें, तो संपूर्ण गोले पे कितना आवेश है? Q है। अगर हमें अंदर किसी बिंदु पर ज्ञात करना है तो अंदर एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे R दूरी पर, ठीक है। तो बाहर वाले जो संपूर्ण जो गोला है उसका तो आयतन होगा 4/3 पाई R क्यूब, जो अंदर वाला गोला होगा उसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो अब हम गाउस का नियम लगाएंगे। गाउस का नियम क्या कहता है कि E.ds जो होता है विद्युत क्षेत्र, वो किसके इक्वल होगा? वो होता है, फ्लक्स जो है वो होता है सिग्मा Q/ε0। सिग्मा Q क्या है यहाँ पे? जो इस गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध क्या है? आवेश है। टोटल आयतन द्वारा परिबद्ध आवेश है Q, तो इतने आयतन में परिबद्ध आवेश कितना होगा उसको मैं लिखूंगा सिग्मा Q = टोटल है Q, टोटल आयतन है 4/3 पाई R क्यूब, लेकिन हमें कितने में ज्ञात करना है? 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो देखें 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो सिग्मा Q हमारे पास कितना आया? Q स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। तो इस मान को हमें यहाँ रखना है Q R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। यहाँ से अब अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो E यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, और E और ds के बीच एंगल कितना होता है? 0 डिग्री होता है भाई। E भी त्रिज्य होता है और ds भी त्रिज्य होता है, तो एंगल 0 डिग्री। तो E इंटू समाकलन यहाँ पे ds है और कोस 0 का मान 1 हो जाएगा, बराबर में Q R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। तो यहाँ आ जाएगा E। देखें टोटल क्षेत्रफल कितना होगा? गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें यहाँ पे देखना है। तो ये जो गाउसियन पृष्ठ है इसकी त्रिज्या स्मॉल r है, तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू ये वाला पार्ट। तो यहाँ से जब हम इसको करेंगे r स्क्वायर से r क्यूब का एक r कट जाएगा, r स्क्वायर कट जाएगा, एक r रहेगा केवल। तो E इक्वल टू हमारे पास मिलेगा Q स्मॉल r अपॉन 4 पाई ε0 कैपिटल R क्यूब। तो यहाँ देखें, अगर आप देखेंगे तो E जो है वो R क्यूब के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर अपन समानुपाती की बात करें तो E समानुपाती R की पावर -3। जो गोले की त्रिज्या है उस पर कैसे डिपेंड कर रहा है ये? E समानुपाती R व्युत्क्रमानुपाती होगा R क्यूब के। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे C।
देखें यहाँ हमें दूरी के साथ नहीं पूछा है, गोले की त्रिज्या के साथ पूछा है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। केवल जो स्मॉल आर पे पूछता तो वहाँ ई समानुपाती होता है स्मॉल आर के, लेकिन यहाँ कैपिटल आर पूछा है, त्रिज्या के रूप में पूछा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये एक आवेशित खोखला गोला है। देखें खोखला गोला है, इस बार क्या है, खोखला गोला है, तो अंदर कुछ भी आवेश नहीं रहेगा, अंदर आवेश 0 होगा, टोटल आवेश जो होगा वो बाहर ही होगा, तो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। देखिए हम देख चुके हैं कि अंदर चूंकि कोई भी आवेश नहीं है तो गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश 0 होगा, तो इसलिए वहां पे विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, 0 होगा। तो विद्युत क्षेत्र कहाँ उत्पन्न नहीं करता, आंतरिक बिंदुओं पर यह कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, इसका वैकल्पिक प्रश्न लास्ट है कि विद्युत बल रेखाओं के बारे में असत्य कथन कौन सा है। ये धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है, बिल्कुल सही है। ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं, बिल्कुल सही है। बिंदु आवेश और गोले के लिए इनकी आकृति समान होती है, जी हाँ, बिंदु आवेश के लिए भी ये इस प्रकार से गोलाकार होती हैं, और गोलीय अगर आवेश है गोला है तो उसके लिए भी क्या होती है, ऐसे ही गोलाकार होती है। तो ये सही बात है। इनका भौतिक अस्तित्व होता है, जी नहीं, इनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। ये केवल क्या है, समझाने के लिए बताई हुई है, ये एक कंसेप्ट है, बस ये एक कल्पना की गई है, ये वास्तव में इनका अस्तित्व नहीं होता, इनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया है, जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको हमने देख लिया है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इन प्रश्नों में कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। बाकी इसी प्रकार के दूसरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट पे बहुत प्रकार के वीडियो बनाए गए हैं। शेखावटी मिशन 100 पे भी वीडियो बनाए गए हैं, उन प्रश्नों को भी आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे के वीडियो में जिसमें हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू।